हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से अपना नया वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो चलो शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, मैं पहले बता दूं आपको, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इतना सारा इतना छोटा सा टॉपिक था न्यूट्रिशन एनसीईआरटी के हिसाब से और आप इतना ज़्यादा पढ़ाए जा रहे हैं लेक्चर। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, अभी टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, अभी तुम्हें बेटा ज़रूरत है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा डिटेल में बेटा, ये ज़्यादा तो ऐसा तो है नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा डिटेल में तुम पढ़ोगे तो सुनो मेरी बात, अगर तुम डिटेल में पढ़ लोगे बेटा तो चूरन टाइप के साथ, देखो बेटा दिन पर दिन एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो बेटा बढ़ता ही जा रहा है। समझे मेरी बात? तो बेटा आने वाले समय में, ठीक है, हमेशा ही पेपर जैसा आ रहा है वैसा ही आता रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी में भी बहुत सारे बेटा शब्द दे दिए हैं, उसके बारे में बताया नहीं गया है। उन चीज़ों को बेटा अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो ज़रूर मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही प्यारे बच्चों, है ना। तो एक बार तुम थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास एग्ज़ाम का, है ना। एग्ज़ाम के लिए बहुत लंबा वक्त है, तो उस वक्त को यूटिलाइज़ करो यार, और थोड़ा सा अच्छी जानकारी लो। अब तो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे पास सिलेबस भी बहुत कम है, तो इतना कम सिलेबस है तो क्यों ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए, ताकि बेटा थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप करी जाए, है ना बेटा। क्योंकि देखो बेटा, सीबीएसई ने भी धीरे धीरे, देखो बेटा जो सीबीएसई बोर्ड है इसने धीरे धीरे देखो पैटर्न चेंज कर दिया। पहले वो एमसीक्यू नहीं देते थे, अब वो एमसीक्यू देने लगे। अभी उन्होंने कह दिया कि अब एमसीक्यू का परसेंटेज बढ़ गया, जो एमसीक्यू है उसका परसेंटेज भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो प्यारे बच्चे, अगर एमसीक्यू बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बेटा पेपर उन्हीं में से बनाना है, उस चैप्टर भी कम हो गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल में पूछ लेंगे तो तुम नहीं बता पाओगे। इसलिए बुरा ना माने और आराम से 40-45 मिनट का वीडियो रहता है, उसको ज़्यादा स्लो तुम्हें लगता है कि 1.25x है ना बेटा, ये 1.5x में करके तुम देखो तो वही 40 मिनट का वीडियो तुम्हें 22-23 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नोट्स बनाओ प्रॉपर, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा ही भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए एकदम दिमाग में डाल लें कि बहुत आराम से बेटा पढ़ते जाओ, इट्स वेरी इजी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बेटा जाते हैं हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपकी समझ अच्छी हो जाए। और समझ अच्छी हो गई तो यार छोटे मोटे सवालों के जवाब तो आप दे ही लोगे यार, आपको वो सवाल चूरन लगेंगे, बस थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है बेटा, हर चीज़ के पीछे एक वजह है। ठीक है, जो बेवजह है उसके पीछे भी एक वजह है। सही बात है कि नहीं? देखो ज़रा, तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने स्टमक तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, हमने स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं पढ़ी है, क्योंकि हम ग्लैंड्स एक साथ पढ़ेंगे, सारी ग्लैंड्स एक साथ पढ़ेंगे और वहीं पर उसके काम, जो भी उसके अंदर बनता है, उसके पीछे उसके अंदर क्या क्या है, उसके काम क्या है, सब पढ़ते चलेंगे। ठीक है, परेशान ना हो, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। मान के चलो बेटा अगले टर्न पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 8वें लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 7वां कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए ज़रा, छोटी आंत। क्या बेटा? छोटी आंत। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, इसके बारे में कुछ जनरल टर्म याद रखने हैं। ठीक है बेटा, लिख लिए बेटा, लिखिए लिखिए भी। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने कल बताया था बेटा, माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक पतली सी ट्यूब है ना, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये एग्जाम का सवाल हो सकता है, पूछ ले आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो बोलना बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। रिमाइंड इट। सर कितने लेंथ होती है लगभग, है ना बेटा, तो अबाउट, है ना बेटा, 6 से 7 मीटर मान के चलिए आप इन लेंथ। लंबाई बेटा सी कैसी होती है, 6-7 मीटर की होती है, 6 से 7 मीटर लेंथ हो सकती है। आपको ये याद रहना रहे, ये जरूर याद रखना, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। अदर स्टेट, अब देखो बेटा अब तो हर स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक चलने लगी है, तो परेशानी वाली बात ही नहीं। आईसीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा समझ अच्छी हो जाएगी, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, दूसरी बात बेटा इसमें यह याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है
ये बेटा हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, दिस इज आवर बॉडी, ठीक है बेटा। ये मैंने पैर बना दिया, सर की आगे बना दिया, पैर बना दिया, ठीक है। देखो बेटा डायफ्राम है ना, इधर से आई, और ये बेटा स्टमक है। फिगर देखना तुम्हें अपनी किताब में, है ना, जो तुम्हें किताब इस्तेमाल करते हो उसमें देखो। तो ये बेटा ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इसी में ऐसे है ना बेटा। इतनी लंबी इतनी छोटी सी जगह में कैसे फिट है, कैसे फिट है, ये बात याद करनी है। देखो बेटा, इट इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉम्पैक्ट स्पेस। ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस में, छोटी सी जगह में कैसे फिट है, फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू, बिकॉज ऑफ लिख लो चाहे तो, किसके बेटा, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ये वर्ड याद रखना है बेटा, एक्सटेंसिव कॉइलिंग। क्या बेटा, एक्सटेंसिव कॉइलिंग याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अत्यधिक घुमावदार होने के कारण, अत्यधिक घुमावदार होने के कारण ये आराम से उसमें फिट हो जाती है, घुमा घुमा के रखी गई है, उसी में मोड़ के रखी गई है। इस वजह से बेटा ये उस छोटे से स्पेस में फिट है। ये एग्जाम में सवाल हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ, किस वजह से, तो उस वजह को लिखिए बेटा, ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आप जरा सुनिए प्यारे बच्चे, जो हमारी बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। इसकी लेंथ जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग एनिमल्स में इसकी लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, समझते चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चे। तो लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन इज differ in length, है ना बेटा, differ in length in various animals। अलग अलग एनिमल्स में इसकी साइज अलग अलग होती है बेटा, जिसका कारण क्या हो सकता है बेटा, ये बात डिपेंड करती है, द स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफर इन लेंथ इन वेरियस एनिमल्स, ठीक है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द फूड, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। ध्यान सुनिए, कह रहा है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बेटा डिफरेंट अलग अलग होती है, अलग अलग डिफरेंट लेंथ होती है, जिसके कारण क्या है बेटा, अलग अलग प्राणियों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है। ये बात किस बात पर डिपेंड करती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस बात पर डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड ऑन द फूड दे ईट, उनके भोजन क्या खाते हैं वो, इस बात पर उसकी लंबाई डिपेंड करती है। अलग अलग प्राणियों में अलग होती है, ये बात पहले कही जा रही है। तो एग्ज़ाम में आ जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट वेरियस एनिमल्स, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर वो कह रहे हैं कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग लेंथ हो सकती है, हाँ, और उसके बाद कहें बेटा ये बात डिपेंड करती है किस पर, तो वो याद रखना बेटा, द फूड दे ईट, वो भोजन वो जो खाते हैं, कौन सा भोजन खाते हैं, किस टाइप का भोजन खाते हैं, इस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखो बेटा, हार्बीवोर्स, ठीक है, हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रासेस, क्या बेटा, ईटिंग ग्रासेस, है ना बेटा, हार्बीवोर घास खाते हैं, ये बात सही बात है। तो बेटा इनको ज़रूरत होती है, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके लिए बेटा, इसके लिए इनको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, किस लिए बेटा, टू अलाउ, ठीक है बेटा, द सेलुलोज, टू अलाउ द सेलुलोज, सर सेलुलोज क्या होता है बता रहा हूँ, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड,
ठीक है बेटा, ताकि समय मिले सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का समय मिले, इस वजह से बेटा इसको लंबा होना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना है, जो हार्बीवोर होते हैं, घास खाने वालों की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। एक बात तो यही याद रखनी है, 4 ऑप्शन दे के पूछ दें बताओ सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होगी, तो यार उसमें देख लेना कौन सा हार्बीवोर है। वो अलग अलग ऑप्शन देंगे, कहेंगे जैसे बेटा ऑप्शन दे दिया उन्होंने कैट, ठीक है बेटा, बी डॉग, है ना बेटा, सी काऊ, डी ह्यूमन, तो बेटा का आंसर क्या होगा, काऊ होगा, क्योंकि काऊ ही पूरी तरह से हार्बीवोर है। बाकी ये लोग तो मांस व सब खा लेते हैं, चूहा खा लेती है, ये तो कुछ मांस भी खा लेता है, ह्यूमन तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन गाय केवल चारा खाती है। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब जो हार्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। 4 ऑप्शन देके पूछ लें कि इनमें से सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होगी, तो बेटा गाय में होगी, बकरी में होगी, बफेलो में होगी, भैंस में होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। सेलुलोज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज भी पता चल जाएगा आपको। बेटा ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। सर ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? अब सही बात है, तुम्हें अगर ये भी नहीं पता है तो बेटा इसको आम भाषा में मान के चलिए ये एक शुगर है। क्या है बेटा? एक शुगर है। अच्छा सर शुगर है, तो सर कौन सी शुगर है बेटा? कार्बोहाइड्रेट में भी एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड है ये याद रखना है कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। बेटा सेलुलोज कहाँ होती है, काहे बहुत जटिल होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है या इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स है, पचने में टाइम लगेगा, हम लोग तो पचा ही नहीं सकते, हमारी बॉडी में इसका पाचन नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है। हाँ, इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई भी केमिकल हमारी बॉडी नहीं बना पाती जिसको इससे डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, गाय भैंस बेटा इसको आराम से कर लेती हैं, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से टाइम लगता है, इसलिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेलुलोज बेटा पढ़ा होगा तुमने क्लास 9 में यार कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। तो वही है सेलुलोज भाई। ठीक है, यही सेलुलोज है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखना है। एक पॉलीसेकेराइड हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट में भी किस टाइप का? पॉलीसेकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं बेटा, उसमें से किस कैटेगरी बिलोंग करता है? ये पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करता है। ये कॉम्प्लेक्स और जटिल है, पचने में टाइम लगेगा, इसलिए हार्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए, प्यारी प्यारी बातें। और जितनी लाइन लिख रहा हूँ ना, ये हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। एग्जाम मैं करवाऊंगा तुमको, सवाल जो आए हुए सवाल हैं तुम देखना, तब मज़ा आएगा तुमको कि क्या है इसकी खासियत, क्यों सर इतना डिटेल में बकवास कर रहे हैं, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चे लोग देखो, फिर देखो, अब देखो अगला पॉइंट लिख रहे हैं। जो हमारी मीट होती है बेटा, मांस कह रहा, जो मांस होती है बेटा उसको डाइजेस्ट करना, मीट इज ईजियर, EASY, है ना बेटा, SIER, है ना बेटा। जो मीट होती है उसका क्या होता है बेटा? ईजियर होता है। क्या करने में बेटा? टू डाइजेस्ट, ईजियर टू डाइजेस्ट। करा जो बेटा मीट होता है, मांस होता है, उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है बेटा? ईजी होता है, ईजियर टू डाइजेस्ट। क्यों बेटा ईजियर टू डाइजेस्ट होता है? इसलिए बेटा इसको पचाना आसान होता है, इसीलिए हैंस जो हमारे कार्निवोर होते हैं, मांस खाने वाले जानवर होते हैं बेटा, उनमें क्या होती है? जैसे बेटा टाइगर, कार्निवोर लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे सबसे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होती है। तो यार देख लेना, उसमें लॉयन, टाइगर ये सब दिया होगा, है ना। तो NCERT टाइगर देती है, तो तुम भी मान के चलो टाइगर ही आएगा ऑप्शन में तुम्हारे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी, किसकी छोटी, है ना। क्या खाने वालों की लंबी, क्या खाने वालों की छोटी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें हैं, सब याद करते चलो। ठीक है बेटा, फिर आगे देखो, अगला पॉइंट देखो,
अगला पॉइंट ये याद रखना है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ, ये वो जगह है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, किसका किसका कंप्लीट डाइजेशन होता है बेटा इसमें, कार्बो, क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और किसका बेटा, एंड फैट्स का, इनका संपूर्ण डाइजेशन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कहाँ होता है, तो आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, है ना। ऐसे सवाल बनेंगे कि बताओ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, यार स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सर ने बताया है, तुम्हें याद रखना है। नहीं बताया तुम्हारे सर ने तो क्या हुआ, मैंने बताया ना, पढ़ो देखो इधर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे सुनो बेटा, यहीं आगे लाइन में लिख देता हूँ बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लिखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द, क्या बेटा, रिसीव द सिक्रीशंस ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज, लीवर और पैंक्रियाज के द्वारा जो भी सिक्रीशंस होता है बेटा, उसको कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा सर कैसे, थोड़ा दिखाइए इसको, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सच में रिसीव होता है। देखना बेटा, फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये बहुत प्यारी बात है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग जो है ये आखिरी बात स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताई, ध्यान से सुनते जाइए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो बेटा, ये है, पहले एक फिगर छोटा समझाने के लिए इधर बनाता हूँ। देखो बेटा, ये तुम्हारी ओसोफेगस है, ठीक, और ओसोफेगस फाइनली बेटा किस में कन्वर्ट हो गई सर, स्टमक में, है ना बेटा। और स्टमक फिर बेटा क्या बना दी, स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, और उसके बाद के हिस्से को बोलते हैं बेटा ज्यूजेनम, फिर इलियम, ठीक है बेटा। तो मेरी बात सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले पार्ट को बेटा बोला गया, द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, क्या बेटा, ड्यूडेनम। दूसरे पार्ट को बोला बेटा जेजुनम, और तीसरे पार्ट को बोला गया बेटा इलियम। ध्यान से सुनो बेटा, एक तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी स्पेलिंग ध्यान रखनी है, ठीक है सर, ये भी याद रखना है, हाँ ये गड़बड़ मत करना, ELEUM है, ध्यान रखना, है ना बेटा। आई मत लगा देना गलती से भी, और ऑप्शन में आ जाए तो आई में। अब देखो बेटा, याद कैसे रहेगा यार सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, तीन DJI, किसी की शादी होती है तो क्या आता है, DJ और I, ठीक है बेटा। तो शादी में क्या आई बेटा, DJI, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ठीक। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, और यही ड्यूडेनम ही बेटा लीवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशंस को रिसीव करता है। समझेंगे ज़रा, ये देखिए, ये मैंने स्मॉल ड्यूडेनम बनाया, ठीक है बेटा। ड्यूडेनम ड्यूडेनम से अटैच है बेटा एक ग्लैंड जिसका नाम है पैंक्रियास। क्या नाम है बेटा, पैंक्रियास। बुक में देखोगे तो ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा, ठीक है बेटा, ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा, दिस इज पैंक्रियास। ये देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर है लीवर, देख लो, है ना, ऐसा बताएगा नहीं कोई, बताएगा नहीं ऐसा, देखो ध्यान से। लीवर से बेटा, लीवर के दो लोब होते हैं, देखो इधर वाला लोब, इधर वाला लोब, बीच से कट है ना बेटा, दो लोब होते हैं, दो टुकड़े होते हैं लीवर के। तो बेटा ये देखो ज़रा, दोनों ही टुकड़ों से एक नली निकली है, एक नली इधर से एक नली इधर से, और ये नली फिर बेटा
है ना। तुम लोग इतनी जानकारी तो होगी ही, है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा जानते रहते हैं बच्चे। फिर बेटा यहाँ से यहाँ एक नली, यहाँ से एक नली इधर गई है और यहाँ हट के अटैच हो गई, ठीक है। अब ज़रा सुनो, ये है तुम्हारा लीवर। क्या है प्यारे बच्चे? दिस इज़ लीवर। हाँ सर समझ गए। ये क्या है बेटा? लीवर है। अब ज़रा सुनो, लीवर को बनाने वाले बेटा एक सेल होती हैं, हेक्सागोनल शेप की सेल होती हैं, ठीक है। जैसे बेटा हर चीज़ को बनाने के लिए सेल है। जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि ब्रेन को बनाने के लिए सेल है जिसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी को बनाने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना बेटा। वहाँ सेल नहीं, हम नेफ्रॉन यूनिट्स बोलते हैं, दैट नेफ्रॉन। ये जब लीवर को बनाने के लिए बेटा एक सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटिक सेल। देखो कभी हॉस्पिटल जाओ, देखा है कभी लिखा रहता है हेपेटोलॉजिस्ट, है ना बेटा। डॉक्टर जो है कि हॉस्पिटल में जाओ, लिखा रहता है हेपेटोलॉजिस्ट। उसका मतलब होता है बेटा, समझ जाओ आप लोग, वो वर्ड यहीं से है। हेपेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है लीवर रोग विशेषज्ञ, है ना बेटा। लीवर से संबंधित बीमारी को से देखने वाला डॉक्टर जिसको बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है बेटा। तो जो हमारा लीवर है उसको हेपेटिक वर्ड वहाँ से लिया गया, क्योंकि ये बेटा जो सेल बनाया है, जिस सेल ने इसको बनाया है, उस सेल को हम लोग कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हेपेटिक सेल कहते हैं। इधर से एक डक्ट निकली, इधर से डक्ट निकली, इन दोनों डक्ट का नाम, नलियों का नाम भी इंसानों ने रखा बेटा हेपेटिक डक्ट। क्या रखा बेटा? हेपेटिक डक्ट कहा, हेपेटिक डक्ट कहा। फिर बेटा हेपेटिक डक्ट, दोनों हेपेटिक डक्ट के मिल गई तो बेटा बन गई, है ना। दोनों को हम लोग बोल देते हैं, जब दोनों मिलती हैं तो बेटा बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। या बेटा इसको हम लोग बाइल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाइल डक्ट, बाइल डक्ट भी कहते हैं, ठीक। देखो बेटा ये है स्ट्रक्चर, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर लटक रहा है, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। सुना है सबने? गाल ब्लैडर कहते हैं, है ना बेटा। इतना हम सुने रहते हैं बचपन से, मतलब बचपन से क्या मतलब 9-10 में जब आ जाते हैं, 8-9 से। देखा सुनो, यहाँ से एक नली है, जिस नली से ये जाएगा, इसमें से कोई भी चीज़ बनेगी तो आएगा। देखो बेटा सुनो ध्यान से, ये बाइल यहाँ बनेगा, हेपेटिक सेल बनाएंगी बाइल, तो ये बाइल बेटा इधर से आएगा तो, और इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकलेगा और इधर की तरफ जाएगा और बेटा फाइनली यहाँ आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो इसलिए बताया गया ना बेटा कि ड्यूडेनम जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करती है किसका सिक्रीशन। अब मैं बेटा ये भी यहाँ से पेंक्रियास भी, जो पेंक्रियास के सेल जो भी बनाएंगी वो सब बेटा इसी नली में आएगा, है ना, इसी नली में आएगा और वो बेटा इसमें आकर क्या हो जाएगा? पोर हो जाएगा, है ना। तो गाल बेटा कहते हैं, इस नली को कहते हैं बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक। सिस्टिक डक्ट और बेटा बाइल डक्ट आपस में मिल जाती है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है बेटा। कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया। अब इसको बेटा जो ये नली है इसको बोलते हैं बेटा पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। पैंक्रियास के अंदर नली है तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट और बेटा बाइल डक्ट आपस में मिल गई, मिलने के बाद एक नई डक्ट बन गई, ये वाली, है ना बेटा, फ्यूज़ हुई तो एक नई नली बन गई। इस नली का नाम भी इंसानों ने रखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या? हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। सुनो ध्यान से, इसको हेपेटो वर्ड लिया गया लीवर से, पैंक्रियास से, और डक्ट है ये, तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, है ना बेटा, ड्यूडेनम बोलते हैं इसको। तो देखो बेटा ये बात समझ में आई कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ किसका बेटा? लीवर का और पैंक्रियास का। अब देखो सर ये सब क्यों बताया? हमारे में तो नहीं आएगा। हाँ बेटा तुम्हारे में नहीं आएगा, तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है कि तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। जैसे मान लो घर में कोई बीमार पड़ते हैं तो लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स में बेटा ये वर्ड लिख के आते हैं, गैल ब्लैडर, है ना बेटा, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, है ना बेटा, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। या इसमें कभी देखो स्टोन बन जाती है, गैल ब्लैडर में स्टोन बनती है, तो स्टोन बनेगी तो उसमें दिखता है ना बेटा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो तुम्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सही बता रहे हैं कि झूठे बता रहे हैं ना बेटा। तो तुम्हें एक आइडिया होगा, तुम्हारे लिए है, नॉलेज के लिए बेटा। ज़माना बदल रहा है, तुम भी बदलो, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। ये हो बेटा
स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ विशेष बातें जो मैंने तुमको बताई, ठीक है बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले टर्न पे बेटा जो हम लोग बात करेंगे तो इसके आगे बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पूरा पढ़ा है आज, और इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, और जो छोटा सा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है वो, ज़्यादा थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली फिर बेटा हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ों को डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे, उसका फाइनली एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, और दैट्स फिनिश द न्यूट्रिशन। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अगले टर्न पे, अगले लेक्चर में।